माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई। ज्ञान चरित्र और संस्कार की हमने शिक्षा पाई। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रत्यक्ष वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज शिक्षक दिवस है और आज का ये दिन तमाम शिक्षकों को समर्पित है और आज हमारी ये मुलाकात भी एक शिक्षक को समर्पित है। बहुत बहुत स्वागत है पीसी शर्मा जी आपका हमारी इस थैंक यू मुलाकात। सर, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों को बता दूं, पीसी शर्मा प्रिंसिपल हैं स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज के आगरा से और एक समाज सेवी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है। एक शिक्षक दिवस के मौके पर एक शिक्षक के मन में क्या विचार आते हैं उन तमाम छात्राओं को देखकर, उन छात्राओं के जीवन को देखकर जो जिनको आपने शिक्षा दी हो और वो अपने क्षेत्र में एक बेहतर तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हों। सर बेसिकली आई फील वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को कैटर करता हूँ। और चूंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारा स्कूल यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड है, बट हम उसमें इंग्लिश मीडियम में उनको पढ़ाते हैं ताकि वो 10th और 12th के बाद किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में जा पाए। और मेरे बच्चों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, इस विद्यालय के लिए इतने बड़े उत्कृष्ट, जो कहा जाए कि उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनको देखकर मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं। वी हैव गॉट पीसीएस ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स, इवन इन इंडियन आर्मी दे हैव क्लियर्ड एनडीए, सीडीएस, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ और सर्विस दे आर देयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो बाहर जाकर अपना एक जगह बना लेते हैं, उसके बाद व्हेन दे कम बैक, तो उनके मन में जो हमारे लिए रिगार्ड होता है, जो जो प्रेम होता है, जो सम्मान होता है, वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, मैं समझता हूँ। तो मैं शिक्षक दिवस को उन बच्चों को समर्पित करता हूँ जो अपने शिक्षकों, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हैं और उस सपनों को पूरा करने की यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया शिक्षक दिवस है और आपने शिक्षकों के बजाय आपने छात्रों को समर्पित कर दिया है, क्योंकि छात्र ही एक शिक्षक को शिक्षक बनाते हैं। एग्जैक्टली। जी, तो शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक बन के अपने भविष्य को, अपने आप को आपने देखा? सर जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब मैं गांव में गया तो मैंने वहां पाया कि जो साइंस का जो टीचिंग है वो अपने लेवल पे प्रॉपर नहीं है। क्योंकि विज्ञान का जो शिक्षण है, साइंस का जो टीचिंग है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, वो बिना प्रैक्टिकल से के कोई मीनिंग नहीं रखता है। जी। तो इस उद्देश्य के साथ व्हेन आई वाज जस्ट गिविंग देम ट्यूशंस, मैं उनको फ्री में क्लासेस लिया करता था। जी। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत छोटे छोटे से मैं एक्सपेरिमेंट्स अरेंज करता था। और उनके बाद जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता था तो मुझे लगता था कि नाउ यस, वो केवल याद नहीं कर रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, बल्कि उनको चीजों को समझ भी रहे हैं। तो वहीं से मेरे मन में ये आया कि नहीं, मुझे यहाँ मेरी मेरी यहाँ जरूरत है, ताकि मैं केवल इंजीनियर्स और डॉक्टर नहीं बना पाऊं, बल्कि उनमें से कुछ बच्चों को टीचर भी बना सकूं, ताकि ये जो हमारी गुरु शिष्य की परंपरा है, जी। जिसके माध्यम से जो नॉलेज है वो अगली पीढ़ी को मिलता है, वो बराबर जारी रहे। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं समझता हूँ लगभग 100 या 120 के आसपास जो बच्चे हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से पढ़ाया, वो आज एक बहुत ही योग्य शिक्षक हैं। सरकारी महकमे में भी वो टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं उन्होंने बीटेक एमटेक किया, बट दे आर नाउ प्लेस्ड इन एलेंस, कोटा एंड ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ जो मैं अपने गांव के बच्चों के लिए करना चाह रहा था एक सीमित दायरे में, अब वो प्रोलिफरेट हो गया है और वो बच्चे जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। जी, पीसी जी, हम आपसे ये चाहेंगे कि आप ये बताइए कि शिक्षक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सर शिक्षक के सामने देखिए, बेसिकली देखा जाए तो शिक्षा एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। जी। इसमें एक पोल पर स्टूडेंट होता है, एक पोल पर हम होते हैं, और
तीसरे पोल पर उसका जो एनवायरनमेंट पूरा है, जिसमें पेरेंट्स हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, वो जहाँ रहता है उसकी परिस्थितियां हैं। तो यदि इसके तीनों जो पायदान हैं वो प्रॉपर एक दूसरे बच्चे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हम बच्चे को बहुत ऊंचाइयों को पाता हुआ देखते हैं। लेकिन आजकल के माहौल में जहां पर ये जो एकदम से डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है और हर बच्चे के पास में एक मोबाइल है, तो उस वो मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जो समय उस बच्चे को जब वो अपने एकेडमिक्स में होता है, उस समय जो बच्चे को अपनी स्टडीज में टाइम देना चाहिए, वो टाइम का एक बहुत बड़ा पार्ट ये जो मोबाइल फोन्स है या जी इंटरनेट है वो कंज्यूम करता है। तो हम ये कोशिश करते हैं अपने लेवल पे कि बच्चों को ये भी हम बताने की कोशिश करते हैं, स्कूल की लैब में ही बताने की कोशिश करते हैं जी कि देखो, यदि ये डिजिटल रेवोल्यूशन अगर आपके पास आया है, तो आप इसको अपने एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए यूज करिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पर इजीली अवेलेबल हैं, यदि आप उपयोग करके आप हमारी मदद करेंगे, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है आपसे जी हासिल करने का, उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सपनों को पूरा करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक विद्यार्थी का भविष्य उसके द्वारा किए गए कार्यों पर ही निर्भर करता है। अगर विद्यार्थी मन लगाकर अपनी शिक्षा अध्ययन करेगा तो कहीं ना कहीं से उसका भविष्य बेहतर होगा। लेकिन आज के समय में आपने स्मार्टफोन की बात करी। स्मार्टफोन एक ऐसा माध्यम बन चुका है आज के समय में कि वो एक बच्चे के भविष्य को संवार भी सकता है और एक बच्चे के भविष्य को बिगाड़ भी सकता है। और भविष्य संवारने की बजाय स्मार्टफोन एक भविष्य बिगाड़ने के लिए ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, वहां पर इतनी वल्गैरिटी हो गई है कि जो छात्र है ना चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। तो छात्रों को किस तरह से इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि छात्र इन सब चीजों की बजाय अपने भविष्य को बेहतर बनाने में ध्यान दें? देखिए, आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि आज के युग में अगर डिजिटल जो रेवोल्यूशन है उससे दूर रहने की बात करें तो ये सही नहीं है। जी लेकिन जो भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है या इंटरनेट या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से उसका असेस लेना है, जी तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि उस पर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग आपका होना चाहिए। और आपको भी उसे मोटिवेट करना चाहिए कि क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको और ज्यादा डीपली वहां से हासिल करने की कोशिश करें। जितने भी जो चीजें हम चाहते हैं कि बच्चे को उन चीजों के लिए एक्सपोज नहीं होना है, उन चीजों से नहीं जुड़ना है, उसके लिए जो प्रॉपर आपके पास फिल्टर्स हों या आप अपनी व्यक्तिगत मॉनिटरिंग दे सकते हैं तो दीजिए। बच्चे को मैं समझता हूँ आज के जमाने में एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, एक मैं कहूँगा एक ऐसे पड़ाव पर है जहां पर हमें अप, अपनी वैल्यूज को भी संभाल कर रखना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम न केवल बहुत मेधावी, बहुत उत्कृष्ट जो नागरिक हैं वो पैदा करेंगे, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, बल्कि साथ ही साथ हम एक ऐसे समाज की भी परिकल्पना करते हैं जहां कोलकाता में हुई घटनाएं जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। जी बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। और कहीं ना कहीं से ये जो तमाम घटनाएं, बलात्कार और ये जो हत्या के जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से संस्कार की कमी है मेरे अनुसार। तो पीसी जी, आपका क्या कहना है कि किस तरह से जो देश का भविष्य जो एक तरह से इस दिशा की ओर जा रहा है, जिसकी कल्पना करना एक आम मनुष्य के लिए बहुत ही भयभीत हो जाती है, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, इन केसेस, इन क्राइम पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सर, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो अगली सदी है ना हमारी, वो मनोरोगियों की सदी होगी। क्योंकि जब हम अपने जो जितने भी परिवारीय जन हैं या जहां पर भी हम काम करते हैं, उनके जी अगर हम कोई अच्छा कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन नहीं रखते हैं और अपने आप को पूरी तरह जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनके साथ ही केवल जोड़े रखेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे के साथ में जो एक वीडियो को हम नहीं कर पाएंगे।
जो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर है वो नहीं ला पाएंगे, हम कंफर्टेबल नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमारा एक एनसीसी होता है, एक एनएसएस होता है, नेशनल सर्विस स्कीम है, नेशनल क्रेडिट कोर है, इस तरह की जो, या रेड क्रॉस है, इस तरह की जो जितनी भी जो संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम बच्चों को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि प्रत्येक विद्यालय के लिए इसको अवेलेबल कराइए, ताकि ये बच्चे जितने भी मोबाइल गैजेट्स हैं उनसे दूर रहकर एक दूसरे के साथ रहना सीखें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू गो फॉर अ को एजुकेशन सिस्टम। मैं समझता हूँ एक ऐसा सिस्टम जहां से जो लड़के हैं उन्हें लड़कियों के साथ क्लास में बैठना, उनके साथ बात करना, एक दूसरे के साथ में उचित व्यवहार करना सीखना है। जी। और जब हम इस तरह की जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनमें शुरुआत से उनका अगर पार्टिसिपेशन रहेगा, एक को पार्टिसिपेशन रहेगा, तो मैं समझता हूँ एक दूसरे के साथ जो रहना है, एक दूसरे के साथ मिलना है, वो बड़ा ही मैं समझता हूँ सहज हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। और हम कभी भी उसके बारे में कोई असहज महसूस नहीं करेंगे, अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, इनसिक्योर महसूस नहीं करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है कि हम इस सब जितनी भी हमारी ये जो स्थिति, जितनी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेंगे। और साथ ही साथ मैं अपने साथी टीचर से भी ये कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ में एक, मैं समझता हूँ एक मित्रवत हो जाइए। जी। पहले कहा जाता था कि डॉक्टर एक मित्र होता है और टीचर एक पिता के। आज वो समय आ गया है जब हमें पिता की तरह नहीं, डॉक्टर की तरह मित्रवत होना है, ताकि हम उनकी जो परेशानियां हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उसको जान पाए। और यदि उनके मन में हमें लगता है कि कुछ गलत चल रहा है, तो उसको सही दिशा दे पाए, उनकी सोच को मैं समझता हूँ बदल पाए। यदि हमें किसी बच्चे के व्यवहार में कोई भी गलत ट्रेंड देखने को मिलता है, तो हम उसको दुरुस्त करें। और दुरुस्त करने का तरीका यही है कि हम उसको बार बार उन चीजों को रिपीट कराएं कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। अब कितना ही बच्चा अगर ट्रैक से थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है, यदि हम ट्रैक पर बार बार उसको चलाएंगे, पूरे प्यार के साथ चलाएंगे, उसको समझेंगे, उसकी बात को समझेंगे, उसके मन को समझेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की तरह हमें भी, जिस विद्यार्थी से भी हम जुड़े हैं, उसके साथ मन की बात होनी चाहिए। हम अपने मन की बात करें, उसके मन की बात भी सुने, और उस तरह का एक फ्रेंडली माहौल बनाने की कोशिश करें, ताकि जो भी परेशानियां हैं, जो भी उसके साथ शेयर कर सके। जी। पीसी जी, शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? खासतौर पर अपने विद्यालय में क्या प्रयास कर रहे हैं आप? जी, मेरा विद्यालय चूंकि एक गांव में आता है, तो मेरे पास में ग्रामीण बच्चे आते हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश रहता हूं कि वो, इन कंपैरिजन टू जो अर्बन एरिया के जो बच्चे होते हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, टीचर का रेस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। तो चूंकि हमें रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसलिए प्यार भी उतना ही ज्यादा उनके लिए उमड़ता है। जी। और उनमें से हम ये कोशिश करते हैं कि जो एक, मैं समझता हूँ बेसिकली 95% बच्चे जो हमारे पास है, वो मार्जिनल फार्मर्स के हैं, जो जो सीमांत किसान है, उनके बच्चे हैं। तो उनको हम सपने दिखाते हैं, उनको डिफरेंट संस्थाओं में ले जाने के बाद उनको इंजीनियरिंग क्या ये बताते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाकर उनको बताते जी। हैं। इवन जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जिसमें पुलिस के भी अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के भी अधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, ताकि उनके अंदर भी ये सपने पनप सकें कि ये कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं है जिनके कंधे पर स्टार्स लगे हुए हैं। वो आकर बताते हैं कि हम भी एक किसान के बेटे हैं। तो उनके अंदर एक, मैं समझता हूँ एक मोटिवेशन की लहर आती है। और वो लहर इतनी मजबूत होती है कि वो मेहनती तो पहले से ही होते हैं, क्योंकि किसान के बेटे हैं। बिल्कुल। हाँ, उनका इंग्लिश का स्पीकिंग का लेवल थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता, तो हम उनको सपोर्ट देते हैं। वी हैव गॉट इंग्लिश स्पीकिंग सेशंस। तो वो धीरे धीरे करके उसमें भी पारंगत हो जाते हैं। और फिर जब किसी गांव से एक या दो बच्चे निकल जाते हैं,
तो वो जी। जो निकले हुए बच्चे हैं वो गांव में जब आते हैं तो बाकी जो बच्चे हैं या स्कूल के जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, दे बिकम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम से। तो हम जी। ये कोशिश कर रहे हैं उनके साथ में, फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, हर लेवल पर हम उनको सपोर्ट देने का प्रयास करते हैं और उसके जी। परिणाम भी हमें मिलते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उन तमाम छात्र छात्राओं को ये आज का दिन डेडिकेट करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे सम्मान में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं और आज वो हमारे जो नई जनरेशन आने वाली है स्टूडेंट्स की, उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जी। आज से कुछ समय पहले की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर आता था रिप्रोडक्शन, अभी भी आता है रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो पहले के टाइम पे मेंटालिटी ऐसी होती थी कि टीचर्स भी उसको स्किप कर देते थे, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। तो आज के समय में और पहले की शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ अंतर आया है? आप क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। और चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो क्लास 10th में भी जब बायोलॉजी को टीचिंग की बात आती थी तो इवन आई यूज्ड टू फील अनकंफर्टेबल। तो उसके लिए हमने कुछ डॉक्टर से बात की। तो इस चैप्टर के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी दो अलग अलग टीचर्स हैं, बायो के एक मैम भी हैं और बायो के एक सर भी हैं। तो जब इस तरह के सेंसिटिव जो संवेदनशील जो चैप्टर्स आते हैं, लेकिन नो डाउट वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन चीजों को हम नकार नहीं सकते। दे आर फेसिंग जी। दोज प्रॉब्लम्स। नॉर्मली जो बच्चे हैं वो अडोलेसेंट हैं, उम्र उनकी 12 से 17-18 के बीच की होती है। तो वो जितने भी अडोलेसेंट एज के चेंजेस हैं, जितने भी संवेग आवेग तूफान है, उन सबको वो झेल रहे हैं। जी। और कहीं उनसे कुछ गलत ना हो जाए उसके लिए जरूरी है कि इन चीजों के लिए उनके पास में कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस तरह के चैप्टर्स के लिए हम क्लास को डिवाइड कर देते हैं। जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए हम अपनी जो मैम है उनके द्वारा उन चैप्टर्स को पढ़वाते हैं। और जो जितने भी हमारे बॉयज हैं उनके लिए हम जो मेल टीचर हैं वो उनको टीच करते हैं। साथ ही साथ हम उस तरह के सेमिनार्स और एक तरह का वो उनका एक कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ थिंग रखते हैं जिसमें हम किसी गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और जो जी। बेटियों के साथ में पूरी तरह इंटरेक्ट करती हैं, उनको काउंसिल करती हैं और साथ ही साथ वो हमारे स्कूल में भी एक किसी मैम को इस बात के लिए पूरी तरह ट्रेंड कर देते हैं कि इस तरह की उम्र में जब इनको कोई तकलीफ होती है तो आप इनको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एंटरटेन करेंगे, कैसे इनको सपोर्ट करेंगे। सरकार अपना बेहतर प्रयास कर रही है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, लेकिन पीसी जी आपको क्या लगता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या कुछ चेंजमेंट की नीड है? देखिए, सरकार के जो प्रयास हैं वो अपने स्तर से होते हैं और आप बखूबी जानते हैं कि सरकार की ओर से यदि कोई प्रयास होता है तो वो ईमानदारी से जो ग्राउंड लेवल है वहां तक नहीं पहुंचता है। जी। इट इज अल्टीमेटली इस बात पे निर्भर करता है कि जिस संस्था में आप हैं वहाँ के जो हेड हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे प्रिंसिपल हो या जो जी। जो एक टीचर्स हैं, और उनके साथ में जो जितने भी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो एक कैसा एटमोसफियर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार अपना काम करे, लेकिन जितने भी संस्थाएं हैं और संस्था जिस जगह पर है वहां के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ जी। लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या इवन विलेज प्रधान हो, विलेज हेडमैन हो, उन जी। सबका दखल विद्यालय में रहता है, उनका आना जाना रहता है कार्यक्रमों में। और सरकारी विद्यालय में तो जो मिड डे मील का वितरण है वो भी उन्हीं के माध्यम से होता है। तो उनको अपने स्तर पर भी ये देखना है, जैसे मेरे गांव में जितने भी विद्यालय संचालित हैं, मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी, उनको पूरा का पूरा एक रख रखाव की जिम्मेदारी, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, ये हमारे गांव के प्रधान को देखना है। और हमारे यहाँ वो आते भी हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका तो वहां पर ऑफिशियली वहां जाना होता ही है। लेकिन साथ ही साथ हम उनके साथ में मंथली या जी। वीकली मीटिंग करते हैं और उनके माध्यम से हम स्कूल केवल पढ़ाने का माध्यम नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। स्कूल एक जी। रेवोल्यूशन, एक क्रांति पैदा करने की जगह भी होती है, क्योंकि हर परिवार से आपके यहाँ बच्चा आ रहा है। तो जितने भी और जो चीजें हैं, जैसे फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग है वो डॉक्टर्स के द्वारा दिलवाना, वो घर घर तक बच्चों का जाना, या इसके साथ में जैसे हम ऑर्गेनिक खेती की ओर आए, उसके लिए हम अपने घरों में गौवंश को रखें, उसकी पूरी जिम्मेदारी। क्योंकि जब तक हमारे घरों में किसान के बच्चे हैं, गौवंश नहीं होगा तो गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं होगा तो खाद नहीं होगी,
और ऑर्गेनिक खाद नहीं होगी तो फिर हम ऑर्गेनिक फूड की बात नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को भी एक अच्छे जो एक तरीके से एक जन आंदोलन को भी क्रिएट करने के लिए स्कूल की महती भूमिका है। जी, जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा पीसी जी आपसे बात करके। दर्शकों, इस चर्चा में हमने उन मुद्दों पर बात करी, उन सोशल इश्यूज़ पर डिस्कशन किया, जो आज के टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जाना कि शिक्षक क्या कुछ चुनौतियाँ फेस करते हैं, तब जाकर के एक अपने छात्र को एक बेहतर दिशा और दशा दिखा सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पीसी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। मैं आपको केवल अंत में कंक्लूड करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। मैं जितने भी मेरे साथी शिक्षक हैं उनको आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ कहता हूं कि आप इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है, आप निर्माता हैं। जी। यदि कोई इंजीनियर गलती करता है ना तो एक पुल गिर जाता है, एक डॉक्टर गलती करता है तो एक मरीज की जान खतरे में हो सकती है, लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती है। इसलिए हम इस बात को समझें कि हम अगर बच्चों से इतना रेस्पेक्ट लेते हैं तो उसके बदले में हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है और जी। समर्पित होना है, ताकि इस देश को हम कलाम जैसे लोग, मोदी जी जैसे लोग दे पाए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे आपसे बात करके बहुत गर्व हुआ कि मुझे एक ऐसे शिक्षक से बात करने का मौका मिला, जो देश के भविष्य को समझता है और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद पीसी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी हमारी किसी अन्य मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय भारत।